नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, हेलो। ट्रिकशाला में आपका स्वागत है। आज अगर चेहरे पे कोई थकान या आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स दिखें तो वो इसलिए क्योंकि अभी लगभग 36 घंटे हो चुके हैं मुझे जागे हुए। आज का मैच इतना इंटरेस्टिंग होने वाला था कि रात को एंजाइटी की वजह से नींद ही नहीं आई, और जब मैच खत्म हुआ तो इतनी खुशी थी कि उस वजह से नींद नहीं आई। पर ये 35-36 घंटे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है 31 दिन, एक महीना। जी हाँ, आज से ठीक एक महीने पहले हमने वो वीडियो किया था जिसकी स्टार्टिंग में हमने कहा था कि आज के इंडियन परफॉर्मेंस के बारे में जितना कम कहा जाए उतना बेहतर है। ये वो दिन था जब एडिलेड में इंडिया की पूरी टीम 36 रन पर ऑल आउट हो गई थी। आज ठीक एक महीने बाद मैं इस वीडियो की स्टार्टिंग में कहना चाहूंगा कि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं आज कहने के लिए। पर कुछ भी कहने से पहले मैं एक क्लिपिंग आपको दिखाना चाहूंगा। 15 सेकंड लीजिए और इन ट्वीट्स को पढ़िए। ये ट्वीट्स की गई थी एडिलेड टेस्ट मैच खत्म होने के बाद। पर एडिलेड के बाद जो भी हुआ उस सब के हम और आप गवाह हैं। लेकिन इतनी सारी बातें हैं कहने के लिए कि समझ नहीं आता है शुरू कहां से किया जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं प्लेयर वाइज शुरू करूं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं विराट कोहली से। एडिलेड में उनके एक बेहतरीन पारी खेलने के बाद भी टीम इंडिया हार गई थी, और उसके बाद वो पैटर्निटी लीव पर घर चले गए थे। तो सबको अंदेशा था, और अगर क्रिकेटिंग सेंस के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा डाउट मुझे भी था कि एक तो इतनी बुरी हार जो पहले टेस्ट मैच में मिली है, और उसके बाद सबसे प्रीमियर खिलाड़ी हमारी टीम का अगर वापस चला जाता है तो टीम कमबैक कैसे करेगी। और वहीं से शुरू हुआ वो साइकिल जिसने अगले एक महीने के अंदर पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड को बहुत चक्का छोड़ दिया। मेलबर्न में रहाणे की 102 रनों की पारी की बदौलत इंडिया ने 1-0 की डेफिसिट को कैंसिल आउट कर दिया। पर तब भी लोगों को लगा कि ये जो एक विक्ट्री है ये फ्लैश इन द पैन है। माइकल वॉन जैसे लोग तब भी कह रहे थे कि अगले दोनों टेस्ट मैचेस इंडिया हार जाएगा। पर अगर एडवर्सिटीज ना हो तो हीरोज भी कैसे बनते। एडिलेड टेस्ट मैच में जहां विराट कोहली वापस गए और मोहम्मद शमी को इंजरी हो गई, वहीं मेलबर्न टेस्ट मैच में उमेश यादव को मिडवे इंजरी हो गई, और मेलबर्न टेस्ट मैच खत्म होने के ठीक बाद केएल राहुल इंजर्ड हो गए, जिनका तीसरे टेस्ट मैच में खेला जाना लगभग तय माना जा रहा था। कोई बात नहीं, तीसरे टेस्ट मैच में भी टीम इंडिया खड़ी हुई। दोनों पारियों में 100 से ज्यादा ओवर्स खेले। रविंद्र जडेजा सामने आके खड़े हुए, विकेट्स भी लिए, रन्स भी बनाए। रविचंद्रन अश्विन और हनुमा विहारी, चेतेश्वर पुजारा, ऋषभ पंत, ये लोग आखिरी दिन क्रीज पर ऐसे डटे कि ऑस्ट्रेलिया की जो जीत तय मानी जा रही थी वो फिर उनके मुंह से छीन ली गई। सीरीज अभी भी 1-1 से लेवल थी, पर इस मैच के बाद 3 और बड़े खिलाड़ी बाहर हो गए। रविंद्र जडेजा चले गए, रविचंद्रन अश्विन चले गए, और हनुमा विहारी चले गए। और आखिरी टेस्ट मैच के एक दिन पहले पता चला कि जसप्रीत बुमराह भी चले गए। चले गए से मेरा मतलब है टीम से बाहर चले गए। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उन्होंने टीम से बाहर रहते हुए भी कंट्रीब्यूट किया। मैं बताऊंगा आगे कैसे। अब आई आखिरी टेस्ट मैच की बारी। इतनी फेरी टेल सी जो सीरीज चल रही थी उसके क्लाइमैक्स की बारी। दो ऐसे खिलाड़ी जिनको सिर्फ नेट प्रैक्टिस कराने के लिए स्टोर पे लाया गया था, नटराजन और वॉशिंगटन सुंदर, दोनों प्लेइंग 11 का हिस्सा हो गए। शार्दुल ठाकुर, जिन्होंने इससे पहले टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ 11 गेंदों का कंट्रीब्यूशन दिया था, वो इस टीम का हिस्सा हो गए। यानी ये बेसिकली एक इंडिया ए टीम थी जिसमें सिर्फ 2 मजे हुए खिलाड़ी जिनकी जगह पक्की थी इस टीम में, अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा। बाकी 9 खिलाड़ी वो थे जो कभी भी कंसिस्टेंटली इंडिया के लिए खेले ही नहीं है। और यहां से शुरू हुआ वो चक जिसने आज हमें इतना खुश करके छोड़ा है। पहले दिन ऑस्ट्रेलिया के लिए स्मिथ और लैबुशेन ने लंबी पार्टनरशिप जमाई, लोगों को लगा कि टेस्ट मैच गया हाथ से। दूसरे दिन इंडिया के बॉलर्स ने शार्दुल ठाकुर, वॉशिंगटन सुंदर और नटराजन, तीनों वो बॉलर्स जो इस टेस्ट मैच के लिए वापस बुलाए गए थे, तीनों ने 3-3 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया 369 पर ऑल आउट हो गया। पर अगली दोपहर ऑस्ट्रेलिया ने फिर इंडिया को 186 पर 6 पे रिड्यूस कर दिया। लोगों को लगा कि फिर ऑस्ट्रेलिया 150 की लीड ले लेगा और अगली पारी में तेज खेल के इंडिया को 400 से ऊपर का टारगेट दे देगा। वो भी नहीं होने दिया गया। वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर इस बार बैट के साथ जम गए क्रीज पे,
और ऑस्ट्रेलिया जो लीड 150 के रखना चाह रहा था उसको काट छाट के 34 रन का छोड़ा। कोई बात नहीं, ऑस्ट्रेलिया को एक और मौका मिलना था। ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आई और चौथे दिन लोगों को लगा कि ऑस्ट्रेलिया ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके 2 सेशन में पारी डिक्लेयर कर देगी। वो फिर नहीं होने दिया गया। मोहम्मद सिराज, जिनकी स्टोरी अपने आप में किसी फेरी टेल से कम नहीं है, जिनके बारे में हम आगे और बात करेंगे, उन्होंने 5 विकेट ले लिए एक पारी में। उनका तीसरा ही टेस्ट मैच था और ऑस्ट्रेलिया को रिस्ट्रिक्ट कर दिया 294 पे। इसका मतलब था कि इंडिया को जीतने के लिए 328 रन चाहिए थे। लास्ट सेशन लगभग वॉश आउट हो गया। इसका मतलब था कि इंडिया को बैटिंग करने के लिए सिर्फ एक दिन था। वो चाहें तो इस टेस्ट मैच को ड्रॉ करा लें और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने साथ ले जाएं रिटेन करके, या चाहें तो एक स्टेटमेंट दें इस मैच को जीत के। और इंडिया ने सोचा कि हम चुपचाप वापस नहीं जाने वाले। हमारी टीम डिप्लीटेड है। हम उस ग्राउंड पे खेल रहे हैं जहां पे ऑस्ट्रेलिया 32 साल से नहीं हारा। हम उस बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट खेल रहे हैं जिसे दुनिया का बेस्ट कहा जाता है और जिसके पास हमारे अटैक से 1000 ज्यादा विकेट्स हैं। और हम उस प्लेइंग 11 से खेल रहे हैं जिसमें सिर्फ 2 खिलाड़ी ऐसे थे जो तब पैदा भी हुए थे जब आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया गाबा में हारी थी। नहीं नहीं नहीं, जीत तो नहीं सकती थी, लेकिन जीत थी। सुबह की शुरुआत बहुत खराब हुई। रोहित शर्मा जब टीम का स्कोर 18 था तभी कॉट बिहाइंड हो गए पैट कमिंस की बॉल पे। अब लगा कि यहां से झड़ी लगेगी और इंडिया का जो रेजिस्टेंस है वो फाइनली खत्म हो जाएगा। पर यही तो चीज है इस टीम की कि जब एक बंदा फेल होता है तो दूसरा बंदा हाथ खड़ा करता है और कहता है कि अब मेरी बारी है, आज के दिन का हीरो मैं बनूंगा। शुभमन गिल, जिनके बारे में मैं कई बार कह चुका हूं कि इनको देख के लगता ही नहीं है कि वो सिर्फ 3 टेस्ट मैच पुराने खिलाड़ी हैं। ऐसा लगता है मान लो वो 50 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को इतना इजीली मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया, कभी कट पे छक्का और कभी पुल पे छक्का। 91 रन ऑफ 146 डिलीवरीज के साथ उन्होंने अपनी टीम को बेहतरीन स्टार्ट दे दिया। दूसरे एंड पे खेल रहे थे चेतेश्वर पुजारा। पुजारा ने 211 गेंदों में लगभग 56 रन बनाए। पर अगर आपको लगता है कि शुभमन गिल की इनिंग्स और चेतेश्वर पुजारा की इनिंग्स में कोई भी इनिंग्स ज्यादा इंपॉर्टेंट या कम इंपॉर्टेंट है तो आप टेस्ट क्रिकेट समझते ही नहीं है और ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं। चेतेश्वर पुजारा बहुत सॉलिड डिटर्मिनेशन के साथ इंडिया को टी तक ले गए। तब तक पंत भी क्रीज पर लगभग सेट हो चुके थे। पर आखिरी सेशन था, इंडिया को चाहिए थे 145 रन 37 ओवर्स में। यहां पर एक अलग रूप देखने को मिला। अगर इंडिया को विन के लिए जाना था तो उन्हें शुरू से मारना शुरू करना था। अगर उन्हें ड्रॉ कराना था तो उन्हें सिर्फ डिफेंड करना चाहिए था। इंडिया ने स्टार्ट किया पहले 2 ओवर्स मेड इन खेल के। तीसरे ओवर में सिर्फ 1 रन और चौथे ओवर में सिर्फ 2 रन, यानी पहले 4 ओवर में सिर्फ 3 रन। ऑस्ट्रेलिया समझा कि यहां पे हम अटैक कर सकते हैं। पर यही तो खासियत थी इस टीम की। इस टीम को अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर आखिरी के 10 ओवर्स में 60, 70, 80 रन भी चाहिए हो किसी टेस्ट मैच में तो ये बनाने का मादा रखते हैं और वही हुआ। आखिरी के 9 ओवर्स में 53 रन चाहिए थे। चेतेश्वर पुजारा फाइनली आउट हो चुके थे। वॉशिंगटन सुंदर ऋषभ पंत का साथ दे रहे थे। ऋषभ पंत अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे। उसके बाद आखिरी के 10 ओवर्स में ऋषभ पंत और सुंदर ने जो हाथ खोलने शुरू किए हैं तो वो ऐसे कि 3 ओवर बचते हुए इंडिया को टारगेट के पार पहुंचा दिया पंत ने। पंत के लिए इनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी। सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद सिराज की। मेलबर्न में उनका डेब्यू हुआ। सिडनी में क्राउड ने उन्हें रेसिस्ट रिमार्क्स पास किए, उन्हें ब्राउन डॉग कहा। पर डॉग्स की एक खासियत होती है, डॉग्स भौंकते हैं। लेकिन यहां पे सिराज कुछ नहीं बोल रहे थे, बोल तो कोई और ही रहा था। सिराज ने इस इनिंग्स में दिखाया कि वो ब्राउन डॉग नहीं है, बब्बर शेर है। 73 रन पे 5 विकेट लिए उन्होंने। सिराज की स्टोरी इतनी इमोशनल है कि ये पहली बार था जब वो टेस्ट टीम में पिक हुए थे। वो अपना पहला टेस्ट मैच खेल पाते उससे पहले उनके फादर पास अवे हो गए। वो फादर जिन्होंने रिक्शा चला चला के सिराज को यहां तक पहुंचाया था और उनका एक ही सपना था कि उनका बेटा इंडिया के लिए खेले, पर वो देखने के लिए वो जिंदा नहीं रहे। सिराज चाहते तो मिड सीरीज में वापस जा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो टीम के साथ टिके रहे और जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने बताया कि वो किस मिट्टी के बने हैं और ये सिद्ध किया कि डॉग वो नहीं थे, डॉग तो कोई और था। वो जो अनोनिमिटी के मास्क पीछे छुप के सीट के ऊपर बैठ के रिमार्क्स पास कर रहा था, पर वो जिसने जिंदगी में कुछ अचीव नहीं किया था। मोहम्मद सिराज की स्टोरी जितनी डिटेल में कही जाए वो कम पड़ेगी। आते हैं दूसरे शख्स पे, शुभमन गिल। शुभमन गिल के साथ हमेशा एक प्रॉब्लम रही है। शुभमन गिल इतने शांत, शालीन और लैंग्वेज नेचर के खिलाड़ी हैं
कि कभी कभी लोगों को लगता है कि वो शायद गेम में इंटरेस्टेड ही नहीं है। पर यहां पे मुझे मैथ्यू हिडन की बात याद आती है। उन्होंने एक बार राहुल द्रविड़ के बारे में कहा था कि अगर आपको अग्रेशन देखना है तो स्लेजिंग करने वाले या स्टेयर देने वालों को मत देखिए, राहुल द्रविड़ की आंखों में देखिए। अग्रेशन सिर्फ ज्यादा बोलने या चढ़ने से नहीं दिखता है, अग्रेशन दिखता है आप किस तरह गेम को खेलते हैं। शुभमन गिल ने आज मिचेल स्टार्क को एक ओवर में 20 रन के लिए मारा, ऑस्ट्रेलिया में गाबा की पिच पे, फाइनल डे पे। शुभमन गिल का अग्रेशन का तरीका जबान से बोलने वाला नहीं है। आज सुबह से शुभमन गिल की स्लेजिंग होती रही, पर उन्होंने एक बार भी जवाब नहीं दिया। इनफैक्ट 3 टेस्ट मैचेस से उनकी स्लेजिंग हो रही थी, उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। एक्चुअली दिया अपने बल्ले से 250s। इस टूर पे इंडिया के टॉप स्कोरर बन गए शुभमन गिल, एक टेस्ट मैच कम खेलने के बावजूद। शुभमन गिल पे अपने आप में एक वीडियो बनाया जा सकता है, जो शायद हम आगे बनाएंगे जल्दी ही। फिर बात करते हैं शार्दुल ठाकुर की। शार्दुल ठाकुर रोज 70 किलोमीटर अप डाउन करके बॉम्बे क्रिकेट खेलने आते थे। 11 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल रहे थे, कई टूर्स पे इंडिया के साथ भी गए। एक बार तो उन्हें डेब्यू करने का मौका भी मिला, पर 11 गेंदों बाद ही वो इंजर होकर बाहर चले गए। उसके बाद फिर उन्होंने बरसों का वेट किया और इतनी ढेर सारी इंजरीज होने के बाद फाइनली उन्हें फाइनल टेस्ट मैच में मौका मिला। 7 विकेट और एक हाफ सेंचुरी, एक प्रॉपर ऑलराउंडर का रोल अदा किया। और पहली पारी में एक्चुअली इंडिया को बचाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। और वो जब बैटिंग करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो एक्चुअल में एक प्रॉपर बैट्समैन है, यानी वो ऑलराउंडर के रूप में इंडिया के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। वॉशिंगटन सुंदर की बात करें, शुभमन गिल जैसा ही नेचर, ना ज्यादा बात करना ना ज्यादा जवाब देना, पर खेल में हमेशा बराबरी से पार्ट लेना। और अब आती है बारी ऋषभ पंत और चेतेश्वर पुजारा की। पहले पंत की बात करें। पंत को इस सीरीज के पहले बहुत क्रिटिसाइज किया गया था और उन क्रिटिक्स में मैं भी था, और मैं अपना क्रिटिक जस्टिफाई भी करना चाहता हूं। आज भी पंत मुझे इंडिया के फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर बैट्समैन इन लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट नहीं लगते हैं। मुझे अभी भी लगता है कि पंत ऐसे बैट्समैन हैं जिन्हें 25 से 30 गेंदें खेलने के बाद गेंद इतनी अच्छी दिखना शुरू हो जाती है कि वो किसी को भी डोमिनेट कर सकते हैं। पर T20 क्रिकेट में खासकर वो लिबर्टी नहीं होती है। पर टेस्ट क्रिकेट में पंत अगर अपनी विकेट कीपिंग स्किल्स इंप्रूव कर लें तो वो वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन बन सकते हैं दुनिया के। 97 इन 4th इनिंग्स इन सिडनी, 89 इन 4th इनिंग्स इन ब्रिस्बेन। और पिछली बार जब इंडिया की टीम इंग्लैंड गई थी तो लास्ट टेस्ट मैच की चौथी पारी में भी उन्होंने शतक लगाया था। चौथी पारी में शतक लगाने का मतलब है कि आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं और आपको अपनी गेम पे कॉन्फिडेंस बहुत है। और ये सब ऋषभ पंत के लिए सच है। और अब बात करते हैं चेतेश्वर पुजारा की। चेतेश्वर पुजारा ने बहुत क्रिटिसिज्म झेला है इस टूर पे। हालांकि उन्होंने सबसे ज्यादा गेंदें खेली इंडिया की तरफ से, पर फिर भी उनका स्ट्राइक रेट कम था। पर चेतेश्वर पुजारा का एक रोल है इस टीम में। बस एक बार ऐसा हुआ है सिडनी टेस्ट मैच के अंदर जहां पे उन्होंने इंटेंट शो नहीं किया। बाकी हर इनिंग्स में चेतेश्वर पुजारा ने स्कोर करने का इंटेंट जरूर दिखाया है। पर आज जब चेतेश्वर पुजारा बैटिंग कर रहे थे तो 11 गेंदें, 11 बार पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड की गेंदें उनकी बॉडी पर लगी। उनको एल्बो पे चोट लगी, उनकी फिंगर ऑलमोस्ट फ्रैक्चर होते होते रह गई। उनको हेलमेट पे 4 बार गेंद लगी, उनकी पीठ पर गेंद लगी, उनकी छाती पर गेंद लगी, उनके थाई पर गेंद लगी। 11 बार। पर हर बार चेतेश्वर पुजारा एक योद्धा की तरह वापस आके खड़े हुए। 211 गेंदें खेली। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उन 211 गेंदों की वजह से ही शुभमन गिल और ऋषभ पंत जैसे बैट्समैन अटैक कर पाए, क्योंकि उन्हें पता था कि दूसरा छोर संभला हुआ है। अगर हमारा विकेट चला भी जाता है तो पारी को स्टेबल करने के लिए कोई ना कोई मौजूद है। आज की चेतेश्वर पुजारा की इनिंग्स जिसने भी देखी है, वो अगर उनका कायल नहीं बनता तो मुझे समझ नहीं आता कि उसे और क्या देखना है उनसे। तो ये जो इंडिया की बी टीम या सी टीम या जो भी थी, ये ऑस्ट्रेलिया को हरा के कैसे आ गई? एक फुल स्ट्रेंथ ऑस्ट्रेलिया को खासकर फाइनल टेस्ट मैच गाबा में हरा के कैसे आ गई? मैं एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन दूं आपको। फर्स्ट इनिंग्स में जब वॉशिंगटन सुंदर हाफ सेंचुरी मार के वापस आए थे और इंडिया को एक बहुत कठिन सिचुएशन से बाहर निकाल के आए थे, तो रविचंद्रन अश्विन बाउंड्री रोप्स पे खड़े हुए थे। जैसे ही वॉशिंगटन सुंदर ने बाउंड्री रोप्स पार की पवेलियन में जाने के लिए, रविचंद्रन अश्विन ने उनके कंधे पे हाथ डाला और उन्हें बात करते हुए अंदर लेके गए। कल जब सिराज ने 5 विकेट लिए तो बुमराह बिल्कुल डगआउट के बाहर खड़े थे और जैसे ही सिराज ने बाउंड्री रोप्स क्रॉस करी, उन्होंने सिराज को जोर से गले लगा लिया। ये जो टीम है ये खुद के लिए नहीं खेल रही थी, बल्कि ये आपके और मेरे लिए भी नहीं खेल रही थी। ये टीम एक दूसरे के लिए खेल रही थी।
ये टीम ये दिखाने के लिए खेल रही थी कि ये कॉर्नर टाइगर्स हैं। ये टीम ये बताने के लिए खेल रही थी कि अगर आप एक बॉक्सिंग रिंग में हैं और सामने वाला आपको बार बार पटकता है, वो फिर भी आपसे तब तक नहीं जीत सकता जब तक आप वापस उठ के खड़े होते रहोगे। ये टीम ये बताने के लिए खेल रही थी कि रिसोर्सेज या एनवायरनमेंट, एटमॉस्फियर, जगह, लोग किसी की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको लाइफ में जीतना है तो आपको सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है, खुद की एबिलिटी की। ये टीम ये बताने के लिए खेल रही थी कि अगर बात इनके सेल्फ रिस्पेक्ट पे आएगी तो ये चोटें भी खाएंगे, ये ताने भी सुनेंगे और ये किस्मत से भी लड़ेंगे। और लड़ भिड़ के आज हम इस स्थिति में हैं कि पूरी दुनिया कह रही है कि ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेस्ट विन्स इन ऑस्ट्रेलिया है इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। आप अगर भी ट्विटर पे जाएंगे तो प्रेजेस की बाढ़ लगी हुई है। जितने भी बड़े खिलाड़ी हैं वो सब इंडिया की स्पिरिट और फाइट और हर उस चीज को प्रेज कर रहे हैं जिसके बारे में हमने बात की। पर आपको बताऊं मुझे सबसे अच्छा क्या लगा इस टीम के बारे में। आपको याद होगा पिछले टेस्ट मैच में रविचंद्रन अश्विन को स्टंप के पीछे से टिम पेन ने स्लेज करते हुए कहा था, कांट वेट टू गेट यू टू गाबा। हम इंतजार नहीं कर सकते कि आप कब गाबा पहुंचेंगे, क्योंकि उन्हें इतना विश्वास था कि गाबा में उनको हराया जाएगा। पर आज जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को उसी गाबा में हराया तो अजिंक्य रहाणे ने टिम पेन से जाके ये नहीं कहा कि देखो हमने तुम्हें तुम्हारे ही फोर्ट्रेस में हरा दिया जहां तुम बरसों से नहीं हारे थे। अजिंक्य रहाणे का जेस्चर कुछ उल्टा ही था। उन्होंने नेथन लायन के लिए पूरे ड्रेसिंग रूम से इंडिया के एक टी शर्ट साइन करवाई, क्योंकि लायन का 100वां मैच था, और प्रेजेंटेशन के दौरान उनको गिफ्ट की। ये बिल्कुल वैसा है जैसा आप किसी बच्चे के साथ क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो बच्चा अपनी पूरी जी जान लगा देता है, आपको तेज बॉलिंग करता है, आपके शरीर पे बॉल मारता है, पूरी एफर्ट लगाता है, आप पे गुस्सा भी दिखाता है। पर जब मैच खत्म होता है तो आप उस बच्चे के सिर पे हाथ फेरते हो और कहते हो, बेटा फिर किसी दिन खेलेंगे। ये जो रहाणे का जेस्चर है ये एक टाइट स्लैप है उन क्रिटिक्स पे जिन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि इंडिया का व्हाइट वॉश होगा, उस कमेंट्री बॉक्स पे जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया सेंट्रिक था, और उस मीडिया पे जिसने वेट बिल्कुल नहीं किया था इंडिया को राइट ऑफ करने में। इंडिया की क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी विन है। जी हाँ, मैं मानता हूं कि 1983, 2011, 2001, 2008 से भी बड़ी विन है, क्योंकि सबसे एडवर्स सर्कमस्टांसेस में ये विन आई है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये विन हर उस बंदे को एक उम्मीद देगी जो अपना सब कुछ खो बैठा है, जिसके लिए परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल नहीं है। ये विन उनको उम्मीद देगी कि अगर वो खड़े होकर लड़ना शुरू कर दें तो वो हर कुछ हासिल कर सकते हैं जो किस्मत ने उनसे छीन लिया है। हो सकता है इस मैच पर हम एक और वीडियो बनाएं, क्योंकि धीरे धीरे वो बातें याद आती रहेंगी जो हम आपसे करना चाहते हैं। पर अभी के लिए विदा लेते हैं इतने के साथ ही। आपको बता दें कि अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग्स में इंडिया नंबर 1 पे आ गई है और अब उसे इंग्लैंड को सिर्फ 2-0 से हराने की जरूरत है अपने होम ग्राउंड पे फाइनल लॉर्ड्स में खेलने के लिए। देखते हैं क्या होता है आगे। जल्दी हम एक वीडियो करेंगे जिसमें हम एक खास शख्स के बारे में बताएंगे जो शायद इस विक्ट्री के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। कौन है वो शख्स और क्या कंट्रीब्यूशन है उसका इस विक्ट्री में, जानने के लिए क्रिकशाला को अभी सब्सक्राइब करें और उस वीडियो का इंतजार करें जो हम कल आपके सामने लेकर आएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया की जीत की आपको बहुत बहुत बधाई हो। मिलते हैं जल्दी ही।